नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप पाठक आप सभी का पाठक एग्रो फाउंडेशन में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम बायोलॉजी की बातें करेंगे। अब बायोलॉजी में जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था इकोलॉजी। इकोलॉजी में हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं और जो बातें हो चुकी हैं बच्चों उनको हम दोबारा करने वाले नहीं हैं। देखिए, हम बातें जो कर रहे थे इकोलॉजी में वो बात कर रहे थे एबायोटिक फैक्टर्स। इकोलॉजी क्या था मैंने आपको बता दिया था कि जीव और पर्यावरण के मध्य का जो संबंध है इसका अध्ययन ही कहलाता है हमारा इकोलॉजी। ठीक है। अब इकोलॉजी के अंदर हमारे 2 प्रकार के घटक थे, एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। हम एबायोटिक फैक्टर पढ़ रहे थे बच्चों। हमने एबायोटिक फैक्टर में सबसे पहले पढ़ लिया था हैबिटेट, जिसे हमने कहा था आवास। क्लियर। आवास के बाद में सेकंड हमने जो महत्वपूर्ण कारक था वो पढ़ा था ताप। नंबर 3 पर हमने पढ़ लिया था प्रकाश। ठीक है। प्रकाश के बारे में बात आपको बता दी थी। प्रकाश के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी वो पार थी। ठीक है। प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण, प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण की तरंगदैर्घ्य 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होती है। प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण जो होती है इसकी तरंगदैर्घ्य 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होती है और इसी प्रकाश का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में किया जा सकता है और इसका भी पार का भी कितना परसेंट, 2 to 10%। हरे पादप जो होते हैं वो पार का 2 से 10% भाग प्रकाश संश्लेषण में उपयोग में लेते हैं। तो ये 3 कारक हम पढ़ चुके थे। 4th कारक देखेंगे बच्चों, वाटर। ठीक है। नोट्स कॉपी ओपन कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोट्स बनाते चलें। वाटर, देखिए वाटर के बारे में ज़्यादा बात कुछ है नहीं यहाँ पर। सबसे पहली जो बात है बच्चों, वाटर जो है यह एक विलायक है, सब चीज़ को ये लगभग घोल देता है। ठीक है ना। ये क्या है, ये एक विलायक है, सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट के रूप में काम लेते हैं किसको, वाटर को। ठीक है ना। क्योंकि इसका परावैद्युत स्थिरांक जो होता है वो अधिक होता है, इसलिए बहुत अच्छा विलायक माना जाता है। कौन, वाटर। दूसरी बात आपको पता है, जो हमारा प्रोटोप्लाज्म होता है जीव द्रव्य का मुख्य घटक है। जीव द्रव्य में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कौन, वाटर। ठीक है। 2 बात हो गई। अब आपको एक बात पता ही है कि 70% पृथ्वी पर 70% क्या है, वाटर है। पृथ्वी पर 70% क्या है, वाटर है। क्लियर। अब 2 बातें और देखिए। देखो बेटा, आपको पता है लवण, लवण की प्रतिशतता के बारे में बताता हूं। अंतः स्थलीय जो जल होता है बच्चों, अंतः स्थलीय यानी भूमि के नीचे जो जल है, अंतः स्थलीय जल, इसमें लवणों की जो प्रतिशतता होती है बच्चों, किसमें, अंतः स्थलीय जल में, ये लगभग होती है 5%। अंतः स्थलीय जल में लवणों की प्रतिशतता कितनी होती है, 5% होती है बच्चों। और समुद्री जल जो होता है, आपको पता है समुद्री जल में लवण बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो खारा होता है। ठीक है। समुद्री जल में लवणों की जो प्रतिशतता होती है वो होती है 30 से 35%। तो दोनों को याद रखना है। अंतःस्थलीय जो वाटर होता है उसमें लवणों की प्रतिशतता 5% होती है और समुद्री जल जो होता है उसमें लवण बहुत ज़्यादा होते हैं। कितने, 30 से 35%। ठीक है। अब लवणों की परास को, लवणों की जो रेंज है उसको सहन करने के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा इधर। देखिए बच्चों, मैंने आपको लास्ट क्लास में ताप के आधार पर, ताप के आधार पर जंतु 2 प्रकार के बताए थे, 2 प्रकार के जीव बताए थे मैंने आपको ताप के आधार पर। ठीक है। कौन कौन से, यूरीथर्मस और दूसरे थे हमारे बच्चों स्टेनोथर्मस। ठीक है। तो थर्मस शब्द का अर्थ क्या था, ताप, और यू का मतलब क्या था, सहन करने वाले। जो जीव ताप की विभिन्नताओं को सहन कर सकते थे वो थे यूरीथर्मस, और जो ताप की विभिन्नताओं को सहन नहीं कर सकते बेटे वो होते हैं हमारे स्टेनोथर्मस। तो ये तो थे ताप के आधार पर जीव। लेकिन बच्चों लवणों के आधार पर यदि देखें, लवणों की
सांद्रता के आधार पर यदि जीवों को देखें या लवणों की सहनशीलता के आधार पर जीवों को देखें तो जीव दो प्रकार के होते हैं, बिल्कुल वही के वही, यूरी और स्टेनो। ठीक है, यूरी हेलाइन लवण है तो हेलाइन लगा देंगे, यूरी हेलाइन। ठीक है, थर्मस ताप, हेलाइन सॉल्ट लवण। और दूसरे होते हैं हमारे स्टेनो हेलाइन। परिभाषा दोनों की आप आराम से बता सकते हैं। यहां तो क्या हो जाएगा बेटा, वे जीव जो लवणों की व्यापक परास लॉन्ग रेंज को सहन कर सकते हैं। ठीक है ना, लवणों की सांद्रता जो है वो कम हो ज़्यादा हो सभी को तो सहन कर सकते हैं, उस व्यापक परास को सहन कर सकते हैं, वो है हमारे यूरी हेलाइन। और यहाँ क्या कर देंगे बच्चों, जो जीव लवणों की व्यापक परास को सहन नहीं कर सकते उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेनो हेलाइन। ठीक है ना, यूरी हेलाइन जो लवणों की व्यापक परास को सहन कर सकते हैं वो है यूरी हेलाइन, और जो लवणों की लॉन्ग रेंज को व्यापक परास को सहन नहीं कर सकते वो है हमारे स्टेनो हेलाइन। ठीक है, स्टेनो हेलाइन। जैसे जैसे इसमें कौन आएगी अपनी गोल्डन फिश होना जाएगी इसमें एग्जांपल इसका गोल्डन फिश। ठीक है, और यूरी हेलाइन में एक याद रख लो, चलिए ग्रीन क्रैब, हरित केकड़ा, ग्रीन क्रैब। वैसे एग्जांपल की कोई जरूरत नहीं है, कभी भी नहीं पूछे गए, आप तो डायरेक्ट डेफिनेशन याद रख लें। यूरी हेलाइन लवणों की व्यापक परास को सहन कर सकते हैं, और जो लवणों की व्यापक परास को बच्चों सहन नहीं कर सकते वो हैं हमारे स्टेनो हेलाइन। तो ये बात हुई है हमारी वाटर की। ठीक है, ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानियां नहीं थी वाटर में। नेक्स्ट बात पर चलते हैं, हम अगले कारक पर चलते हैं बच्चों। चलिए, हाँ पढ़ते रहिएगा, साथ ही साथ जो नोट्स हैं बच्चों मैं बता दूं कि आपके जो इन चैप्टर्स के जो नोट्स हैं जो भी आपको पढ़ाए जा रहे हैं, इनकी पीडीएफ नोट्स बायोलॉजी, केमिस्ट्री, और इनके जो क्वेश्चंस हैं, क्विज जो है, टेस्ट पेपर है या फिर कहें कि क्विज जो है, ये बच्चों डेली की डेली टेलीग्राम पर अपलोड की जाती है। ठीक है ना, पाठक एग्रो फाउंडेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन करें, जहां पर आपको बच्चों कंप्लीट नोट्स मिलते रहेंगे, चैप्टर वाइज नोट्स उपलब्ध होते रहेंगे। ठीक है ना, कई सारे चैप्टर की पीडीएफ ऑलरेडी डाल चुका हूं मैं। इसके अलावा जो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर की जो क्विज है, ठीक है ना, डेली 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर के वहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। अब चलते हैं बच्चों अगले कारक पर हम चलते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कारक है, वो है हमारा मृदा, सॉइल। सॉइल की बातें करते हैं। ठीक है, देखो कहीं भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सॉइल के बारे में जो हम बातें करेंगे वो क्या क्या बातें करेंगे, देखो एक तो हम निर्माण की बातें करेंगे कि भाई इसका निर्माण कैसे होता है। सॉइल के अंदर हम इसके कॉम्पोजिशन की बातें करेंगे कि सॉइल का संगठन क्या है, सॉइल में क्या क्या चीज़ें हुआ करती हैं। हम सॉइल के अंदर बच्चों सॉइल प्रोफाइल की बातें करेंगे। सॉइल प्रोफाइल की जो सॉइल होती है उसमें कितने स्तर होते हैं, कौन से स्तर में क्या पाया जाता है। इसके अलावा हम सॉइल के अंदर बातें करेंगे सॉइल वाटर की। सॉइल वाटर की, सॉइल वाटर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कौन सा उपयोगी होता है, कौन सा अनुपयोगी होता है। इसके अलावा बच्चों हम सॉइल टाइप्स की बातें करेंगे, मृदा के प्रकार की बातें करेंगे। ठीक है, किसके आधार पर, पार्टिकल साइज, कणों के आकार के आधार पर, कणों के आकार के आधार पर मृदा के प्रकारों की बातें करेंगे कि मृदा कितने प्रकार की हुआ करती है। ठीक है, ये सारी की सारी बातें करेंगे। कुछ बातें हम बच्चों अपघटन की प्रक्रिया के बारे में करेंगे कि अपघटन की जो प्रक्रिया है ये कब बढ़ सकती है और ये कब घट सकती है। ठीक है, महत्वपूर्ण बातें कुछ हम ह्यूमस के बारे में भी करेंगे कि ह्यूमस क्या है। तो सॉइल के अंदर ये सारी बातें हमको करनी है। एक एक बात को आप सुनते चलिएगा, समझते चलिएगा। देखिए देखिएगा बच्चों, मृदा क्या है। सबसे पहला पॉइंट,
मृदा क्या है बच्चों, सबको पता है मृदा जो है ये भूमि की सबसे ऊपरी सतह है। एक एक पॉइंट को आप नोट भी करते चलेंगे, भूमि की ऊपरी सतह है, ठीक है ना। सेकंड बात बच्चों, मृदा जो होती है इस मृदा में दोनों ही घटक होते हैं, कौन कौन से, जैविक एंड अजैविक, दोनों घटक उपस्थित। ये मोस्ट लगा लेना है, इस पॉइंट पर मोस्ट लगा लेना है। कई बार पूछा है कि मृदा में केवल जैविक घटक होते हैं या केवल अजैविक घटक, तो मृदा में दोनों ही घटक होते हैं बच्चों, जैविक भी होते हैं और अजैविक घटक भी होते हैं इसमें, ठीक है, मोस्ट पॉइंट लगा लेना इस पर। अब देखिएगा मृदा का कॉम्पोजिशन क्या है बच्चों, मृदा का संगठन क्या है, क्या क्या चीजें होती हैं मृदा में, बताओ, बताइएगा, तुम बताइए। सब बात सबने सही बता दिया, मैंने सुन लिया। देखो मृदा के अंदर होते हैं हमारे मिनरल्स, इसके अलावा वाटर, एयर और ऑर्गेनिक मैटर। मृदा जो होती है वो तो ये चार चीजों से बनी होती है। मिनरल्स, आप हिंदी लिखना चाहें लिख सकते हैं, खनिज लवण, जल, वायु और कार्बनिक पदार्थ। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब है कार्बनिक पदार्थ। बच्चों मिनरल्स जो होते हैं सॉइल में वो होते हैं 45%, क्लियर। इसके अलावा हमारा वाटर 25% होता है, ठीक। ये हमारा एयर भी 25% और ऑर्गेनिक जो मटेरियल है वो होता है 5%। तो ये है हमारा मृदा का संगठन, मिनरल्स 45%, एयर 25%, वाटर 25% एंड ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट 5%। तो ये हो गया हमारा मृदा का कॉम्पोजिशन। नोट करेंगे जल्दी से, क्या क्या चीजें हो गई मृदा में, वाटर हो गया, एयर हो गई, ऑर्गेनिक मैटर हो गए और हमारे हो गए क्या क्या बच्चों, मिनरल्स हो गए, क्लियर। चलते हैं, नोट किया सबने, चलिए। अब देखो बच्चों, सॉइल जो है, सॉइल का निर्माण कैसे होता है इसकी प्रक्रिया आपको बताता हूं। 3 पॉइंट देखो। सबसे पहले लिटर से बनता है हमारा डफ, लिटर से डफ बनता है, ठीक है। और डफ कन्वर्ट हो जाता है बच्चों ह्यूमस में, ह्यूमस, ये प्रक्रिया हुआ करती है। अब ये लिटर, डफ और ह्यूमस क्या है, तीनों को बड़े ध्यान से सुनिए। तो देखो लिटर क्या है, लिटर बच्चों हमारा मृदा का निर्माण कैसे होता है वो सुनिए। कि कोई भी पादप है, पादप की सूखी पत्तियां हैं, टहनी है, ठीक है ना, कोई भी मृत भाग है पादप का या कोई भी मृत भाग है जंतु का, ठीक है। तो वो जो कोई पादप है, पादप से कोई सूखी पत्ती गिर गई, ठीक है, या कोई टहनी गिर गई, ठीक है, तो वो जो भाग होता है ना बच्चों, वो होता है हमारा लिटर। क्या होता है, लिटर। जो अभी अनअपघटित भाग है, अभी उसका अपघटन सूक्ष्म जीवों ने अपघटन नहीं किया। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे बच्चों कि मृदा का जो निर्माण है वो एक सूक्ष्म जीवी प्रक्रिया है, सूक्ष्म जीवों की क्रिया के द्वारा ही सॉइल का निर्माण होता है। तो लिटर क्या है, लिटर है अपना अनअपघटित भाग जिस पर अभी सूक्ष्म जीवों ने कोई भी अपघटन की क्रिया नहीं की है। तो यह है हमारा अनअपघटित भाग, अनअपघटित भाग है, ठीक है। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और अच्छा समझ में आ जाएगा, पादप या जंतु का मृत भाग, उसी को हम क्या कहेंगे, लिटर कहेंगे। अभी इसका अपघटन हुआ नहीं है। डफ क्या होगा बच्चों, लिटर जो है, लिटर का सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन किया जाएगा। जब ये आंशिक अपघटित हो जाएगा तो इसी को कह देंगे हम डफ, ठीक है। तो आंशिक अपघटित जो लिटर है वो क्या कहलाएगा, डफ। तो डफ का मतलब क्या हो गया, आंशिक अपघटित। जब आंशिक अपघटन हो जाएगा तब फिर वो डफ में कन्वर्ट हो जाएगा, आंशिक अपघटन,
ठीक है। और जब कंप्लीटली अपघटन हो जाएगा, पूर्ण अपघटन हो जाएगा बच्चों, तो फिर वो बन जाएगा ह्यूमस, पूर्ण अपघटन। बोलो ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई है? लिटर अनअपघटित भाग है, आंशिक अपघटित भाग जो है वो डफ है, और पूर्ण अपघटित जो भाग है वो ह्यूमस है। क्लियर है बात? अब ह्यूमस की तरफ लेकर के आपको चलूंगा। ह्यूमस के बारे में कुछ पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप उनको सुन लीजिएगा। देखिए ह्यूमस के बारे में सबसे पहली बात तो बच्चों, ह्यूमस जो होता है वो कैसा होता है? उपजाऊ होता है, या ये कहें कि मृदा उपजाऊ होती है तो किसकी उपस्थिति के कारण होती है? ह्यूमस की उपस्थिति के कारण होती है। मृदा में ह्यूमस ज़्यादा प्रेजेंट होगा तो उपजाऊता ज़्यादा होगी, और ह्यूमस यदि कम प्रेजेंट होगा तो उसकी उपजाऊता भी कम होगी। सेकंड बात बच्चों, ह्यूमस का कलर कैसा होता है? ह्यूमस का कलर होता है ब्लैक ब्राउन, ब्लैक ब्राउन। एक एक पॉइंट को सीक्वेंस के साथ समझते चलिए। लिटर से हमारा डफ बन गया, डफ से हमारा बन गया है ह्यूमस। ठीक है, ह्यूमस कैसा भाग है? ये उपजाऊ भाग है, इसी के कारण हमारी मृदा जो होती है वो उपजाऊ होती है। सेकंड बात, हमारा जो ह्यूमस होता है ये ब्लैक ब्राउन कलर का होता है बेटा, ठीक है, काले भूरे रंग का होता है। तीसरी बात बच्चों, ये कॉलाइड प्रकृति का होता है। वेरी मोस्ट करना बच्चों, वेरी मोस्ट करना। ह्यूमस जो होता है कैसी प्रकृति का होता है? कॉलाइड प्रकृति का होता है। अब ये कॉलाइड प्रकृति क्या है, कॉलाइडी कण क्या होते हैं, ये केमिस्ट्री में सरफेस केमिस्ट्री के अंदर पढ़ाएंगे बेटा, ठीक है ना। कणों के आकार के आधार पर विलियन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, वास्तविक विलियन, कॉलाइडी विलियन और निलंबन विलियन। ठीक है, इनकी बातें वहां करेंगे कि कॉलाइडी प्रकृति की होती है मृदा, कैसी प्रकृति की होती है? कॉलाइडी प्रकृति की होती है। और डी पॉइंट बेटा, सूक्ष्म जीवों के प्रति प्रतिरोधी। सूक्ष्म जीवों की क्रिया का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सूक्ष्म जीवों के लिए, प्रति का मतलब होता है लिए, कैसी है? प्रतिरोधी है। तो ये हमारे ह्यूमस के गुण हो गए बच्चों। उपजाऊ होता है, ब्लैक ब्राउन कलर होता है, कॉलाइडी प्रकृति, और सूक्ष्म जीवों के प्रति कैसा होता है? प्रतिरोधी होता है। बोलिए ये बात क्लियर है? चलते हैं आगे। चलिएगा, अब देखिएगा बच्चों, जो ह्यूमस होता है हमारा, ह्यूमस ये ना 2 प्रकार का हुआ करता है। 2 प्रकार का होता है ह्यूमस। एक तो होता है मोर और दूसरा होता है मोल। मोर एंड मोल। देखिएगा, मोर और मोल दोनों में 3 पॉइंट बताता। 3 पॉइंट याद रखने हैं, 3 पॉइंट इसमें भी याद रखने हैं। मोर जो होता है बच्चों, ये कच्चा ह्यूमस होता है। अब कच्चा ह्यूमस का मतलब है कि पूर्ण रूप से अभी अपघटित नहीं हुआ है। ठीक है, मोर जो होता है वो कैसा ह्यूमस होता है? कच्चा, या कह सकते हैं आंशिक अपघटित होता है, पूर्ण अपघटित नहीं होता है। लेकिन मूल जो होता है ये पूर्ण अपघटित ह्यूमस होता है बेटा, पूर्णतः अपघटित, पूर्णतः अपघटित होता है। क्लियर है? मोर जो होता है बेटा ये बनता है कम पीएच पर, कम पीएच पर बनता है बेटा। ये बन जाएगा हमारा अधिक पीएच। ठीक है जी, चलो चलो चलो, ठीक है। तीसरी बात बच्चों, कम पीएच पर बनता है ये। और मोर जो होता है ना, इसमें अपघटन की दर स्लो होती है, तभी तो पूर्णतः अपघटित नहीं हो रहा है। अपघटन दर स्लो, और यहां पर अपघटन की दर फास्ट, अपघटन दर फास्ट। तो ये मैंने आपको दोनों के बारे में बता दिया है बच्चों कि मोर ह्यूमस कौन सा है और मूल ह्यूमस कौन सा है। कम पीएच पर बनता है मोर, अधिक पीएच पर बनता है हमारा मूल। क्लियर है? नोट करेंगे जल्दी से पॉइंट को। चले, नोट कर लिया है? चलिएगा बच्चों, तो ये हमारी बात हुई है किसकी? ह्यूमस की। कंप्लीट समझ में आ गया होगा। लिटर अनअपघटित था, लिटर से हमारा डफ बना जो आंशिक रूप से अपघटित हो चुका था, और उसके बाद में हमारा बना है ह्यूमस। ह्यूमस जो होता है, ह्यूमस के बारे में पॉइंट बता दिए हैं मैंने, प्रकार बता दिए, ह्यूमस की प्रॉपर्टीज बता दी, गुण बता दिए। अब एक बात और सुनिएगा, अपघटन के बारे में बातें सुनो बेटा। एक एक टॉपिक को ध्यान से करते रहेंगे, आपका जेट, आईसीआर, बीएचयू, नीट किसी का भी क्वेश्चन छूटने वाला है नहीं बच्चों।
देखो अपघटन जो होता है, अपघटन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, और ये क्वेश्चन जेट में पूछा गया है बच्चों, कि अपघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है बेटा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नहीं होता है, किसकी उपस्थिति में होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक, ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक। सूक्ष्मजीव जो होते हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटन करेंगे। क्लियर? सेकंड बात बच्चों, देखो यदि ह्यूमस में लिग्निन और पैक्टिन ज़्यादा हैं, ह्यूमस में लिग्निन एंड काइटिन, पैक्टिन नहीं बच्चों, काइटिन, लिग्निन और काइटिन यदि ह्यूमस में ज़्यादा हैं बच्चों, तो इस स्थिति में अपघटन कम होगा। मैं आपको बता रहा हूं अपघटन की दर को प्रभावित करने वाले कारक, वहां से इधर ले आता हूं, हो सकता है कैमरा महाराज की नज़र नहीं हो। देखिए अरे मिटे यार, ये बहुत परेशान करता है यार। चलो अब दिख रहा है, देखो 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 देखो, अपघटन की दर को प्रभावित करने वाले कारक बता रहा हूं बच्चों। ठीक है, सबसे पहला कारक देखेंगे आप, काइटिन एंड लिग्निन, काइटिन एंड लिग्निन। देखो बेटा, यदि काइटिन और लिग्निन की मात्रा ज़्यादा है ह्यूमस में, तो फिर अपघटन कम होगा। तो सीधी बात है, ऐसे लिख दूं, ज़्यादा तो अपघटन कम। आराम से समझ जाएंगे। यदि काइटिन और लिग्निन की मात्रा ज़्यादा है ह्यूमस में, तो फिर अपघटन की दर कैसी होगी? धीमी होगी, अपघटन कम होगा। सेकंड बात बच्चों, जल विलेय पदार्थ जैसे चीनी, चीनी जल में घुलती है कि नहीं घुलती? घुलती है। जल विलेय पदार्थ जैसे चीनी अधिक, तो फिर अपघटन भी अधिक। जल विलेय पदार्थों की उपस्थिति में अपघटन की दर बढ़ जाती है। काइटिन और लिग्निन की उपस्थिति में अपघटन की दर जो होती है वो बढ़ जाती है। नंबर 3 देखो बेटा, गर्म एंड आर्द्र वातावरण। यदि वातावरण में गर्मी ज़्यादा है, ताप ज़्यादा और आर्द्र वातावरण यदि है, ठीक है, नमी यदि उपस्थित है, तो इस स्थिति में भी बच्चों अपघटन ज़्यादा होगा। तो ये मैंने आपको अपघटन की दर को प्रभावित करने वाले तीनों कारक बता दिए हैं। सबसे पहली बात यह है कि अपघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटन नहीं होता। काइटिन और लिग्निन यदि बढ़ेंगे तो अपघटन घटेगा, जल विलेय पदार्थ बढ़ेंगे तो अपघटन बढ़ेगा, और यदि बच्चों वातावरण में गर्मी और आर्द्रता उपस्थित है तो भी हमारा जो अपघटन है वो बढ़ेगा। क्योंकि सूक्ष्मजीव जो होते हैं बच्चों, इनके लिए, इनकी वृद्धि के लिए आवश्यक होता है ताप, ठीक है, और क्या? आर्द्रता। ताप और आर्द्रता की आवश्यकता होती है, इसलिए गर्मी और नमी की उपस्थिति में अपघटन की जो दर है वो बढ़ जाती है। जल्दी से नोट करेंगे बच्चों पॉइंट्स को। चलिए आगे चलें। चलिए हेडिंग लगा लीजिए, मृदा स्तर। हाँ जी, हाँ बच्चों, सॉइल प्रोफाइल की बातें करेंगे हम, ठीक है ना? हाँ जी, सबका एक प्रोफाइल होता है, आपका भी तो है ना, व्हाट्सएप पे प्रोफाइल लगाते रहते हो। चलो तो सॉइल के प्रोफाइल की बातें करते हैं, सॉइल के स्तरों की बातें करते हैं। मृदा जो होती है इसमें कितने स्तर हुआ करते हैं? तो बच्चों इसमें 5 स्तर होते हैं।
मृदा में 5 स्तर होते हैं। कौन कौन से 5 स्तर हैं वो देखिए, इधर देखिए बेटे, 5 स्तर हैं इसमें। ठीक है, सबसे पहला जो स्तर होता है बच्चों वो होता है ओ स्तर, दूसरा है ए, बी, सी, आर या इसी को कहते हैं डी स्तर, रॉक स्तर है, चट्टान होती है इसमें, रॉक होती है। ओ ए बी सी आर, ओ ए बी सी आर, ठीक है ना, ये क्रम से याद रखने। तो मृदा जो होती है उसमें, ठीक है ना, जब हम मृदा की जो सतह है उसमें ऊपर से नीचे जाएंगे तो इस तरह से हमको स्तर मिलेंगे। सबसे ऊपर ओ, फिर नीचे ए बी सी और अंदर गहराई में ज़्यादा जाएंगे तो आर स्तर मिलेगा, ओ ए बी सी आर। अब ओ स्तर जो होता है बच्चों इसमें 2 स्तर होते हैं। कौन कौन से? O1 और O2। देखते रहना। ए जो होता है ए में भी 2 होते हैं, A1 और A2, A1 और A2। अब बताओ बच्चों, O2 का ही दूसरा नाम होता है, O2 का ही दूसरा नाम होता है A0। A0 कैसे आया अभी बताता हूं, आप समझ जाओगे। और इसका नाम हमने दे दिया है भाई साहब A00, यानी ये ध्यान दो, ये वाला हमारा स्तर है माना कि A2, ठीक है। तो A2 के ऊपर क्या होगा? A1, इसके ऊपर क्या होगा? A0, जिसे हमने क्या कहा है? O2 कहा है, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा? A00। इस तरह से हमारे स्तर हो गए ये, ठीक है ना बच्चों। अब आइएगा एक एक पर। बच्चों O1 जो होता है, O1 स्तर में क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है लेटर। अभी मैंने आपको बताया था लेटर था, अनअपघटित भाग, लेटर से हमारा डफ बना और डफ से बना था हुमस। तो इसमें होता है लेटर उपस्थित, ठीक है। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा? इसमें डफ हो जाएगा, ठीक है ना, डफ उपस्थित, ठीक है। ए स्तर में क्या होता है बच्चों? ए स्तर में होता है हमारा हुमस, भूमिक क्षेत्र बोलते हैं। भूमिक स्तर कौन सा है? ए स्तर। स्तर लगा करके लिख लेना, भूमिक स्तर ए स्तर होता है, हुमस होता है इसमें, ठीक है ना। इसको हुमस उपस्थित। बच्चों A2 स्तर जो होता है बच्चों, इसको बोलते हैं लीचिंग जोन, निच्छालन क्षेत्र। हुमस ही होता है इसमें भी। इसमें A1, इसमें हुमस ज़्यादा होता है। A2 जो होता है इसमें हुमस थोड़ा कम होता है। बी स्तर, इसमें होते हैं आपके मिनरल्स मिला करते हैं इसमें। सी और आर, इनमें क्या होता है? इसमें चट्टान होती है, चट्टान के छोटे टुकड़े होते हैं, कह सकते हैं कि कंकड़ होते हैं, और यहाँ पर चट्टान के बड़े टुकड़े होते हैं। कह सकते हैं कि जिस चट्टान का बिल्कुल भी अपघटन नहीं हुआ, अनअपघटित चट्टान जो है, जिसका बिल्कुल भी अपक्षय नहीं हुआ है, ठीक है ना, जिसका जो बिल्कुल भी नहीं टूटी है वो है आर में, और जो थोड़ा बहुत टूटी है वो सी में है। तो हम यहाँ लिखेंगे चट्टान के छोटे टुकड़े, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? चट्टान के बड़े टुकड़े। तो ये है हमारे 5 स्तर मेरे प्यारे बच्चों, A B C R। O1 में हमारा लेटर, O2 में है डफ, A1 जो है ये हुमिक क्षेत्र है, इसमें हुमस होता है। A2 जो है, A1 जो है वो हुमस क्षेत्र है, A2 जो है वो लीचिंग जोन है, निच्छालन क्षेत्र है, इसमें भी हुमस होता है लेकिन A1 से कम होता है। बी स्तर में हमारे मिनरल्स पाए जाते हैं। सी स्तर में कंकड़ पाए जाते हैं, C4 कंकड़, अरे वायर बन गया ना। सी, इसमें कंकड़ पाए जाते हैं, या कह सकते हैं चट्टान के छोटे टुकड़े पाए जाते हैं। और आर स्तर जो होता है बेटा हमारा, आर का मतलब होता है रॉक, यानी कि इसमें चट्टान के बड़े टुकड़े पाए जाते हैं, या ये कहीं कि इसमें चट्टानें पाई जाती हैं। तो ये हमारे 5 स्तर हो गए बच्चों, O और A। ध्यान देना, इसको मैंने एक डिब्बे में बंद किया और BCR को एक डिब्बे में बंद किया, ठीक है। O और A, इसको बोलते टॉप सॉइल, इसको बोलते टॉप सॉइल, जिसकी मोटाई 4 फीट होती है लगभग। O स्तर और A स्तर, इन दोनों को मिलाकर के हम बोलते हैं कौन सा सॉइल? टॉप सॉइल बोलते हैं, और इसकी मोटाई होती है 4 फीट।
ये जो होते हैं कौन कौन से, बी सी आर, ठीक है, ये नीचे होते हैं और ये के नीचे होते हैं, तो इनको बोल देते हैं सब सॉइल, सब सॉइल, ठीक है ना। और अंदर गहराई तक होता ही रहता है, ये तो चट्टानें पाई जाती है नीचे, ठीक है ना। तो इसकी कोई फिक्स मोटाई है नहीं, इसकी मैंने फिक्स मोटाई आपको बता दी है, लगभग कितनी होती है, टॉप सॉइल की मोटाई कितनी होती है, 4 फीट होती है, ठीक है ना। तो ये 500 हमारे स्तर हो गए बेटा, ओ ए बी सी आर, जल्दी से नोट करिएगा और याद कीजिएगा जल्दी से। मिटा दें, चले, चलिए। तो ये हमारे 500 हो गए हैं, ओ ए बी सी आर। लेटर बोलेगा तो O1, डप्थ बोलेगा तो बेटे बोलिए O2, ह्यूमस बोलेगा तो A1, लीचिंग बोलेगा तो A2, और मिनरल्स B, चट्टान के छोटे टुकड़े C, चट्टान के बड़े टुकड़े R। ये आपका सॉइल प्रोफाइल हो गया है। अब हम बातें करेंगे बच्चों सॉइल वाटर की। मृदा जल की बातें करेंगे बच्चों। मृदा जल के 4 रूप होते हैं। जल जो होता है वो मृदा में 4 रूपों में रह सकता है। कौन कौन से 4 रूप होते हैं देखिए। सबसे पहला हमारा होता है बच्चों आर्द्रताग्राही जल, ठीक है। इंग्लिश में इसको हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं, मैं शॉर्ट में लिख दूंगा HW। HW का मतलब है यहाँ हाइग्रोस्कोपिक वाटर। सेकंड जो है बच्चों वो है हमारा गुरुत्वीय जल, ग्रेविटेशनल वाटर, इसको हम GW से लिख देते हैं, इसका मतलब है ग्रेविटेशनल वाटर। नंबर 3, तीसरा है बच्चों हमारा रसायन बंधित, रसायन बंधित जल, ठीक है ना। इसको हम कंबाइंड वाटर बोल देते हैं CW, कंबाइंड वाटर। किससे कंबाइंड, केमिकल्स से कंबाइंड, ठीक है ना। हाँ, केमिकली कंबाइंड वाटर भी बोल सकते हैं इसको, केमिकली कंबाइंड वाटर भी बोल सकते हैं इसको। नंबर 4 जो होता है बच्चों वो होता है हमारा केशिकीय जल, केशिकीय जल जिसे हम बोलते हैं कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर। तो ये भी CW हो गया है, ठीक है। तो हमारा जो जल होता है बच्चों इसके 4 रूप होते हैं, आर्द्रताग्राही जल, दूसरा है गुरुत्वीय जल, रसायन बंधित जल और केशिकीय जल। बच्चों ये तो तीनों जल हैं, नाम से वैसे स्पष्ट हो रहा है, परिभाषा परिभाषा में कुछ नहीं बताने वाला हूं, ठीक है। जो नमी के रूप में उपस्थित है, आर्द्रता के रूप में उपस्थित है, वो आर्द्रताग्राही। गुरुत्वीय जल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो बहुत ज्यादा गहराई में चला गया, पृथ्वी में जो बहुत अधिक गहराई में चला गया जल, किसके कारण गया बहुत अधिक गहराई में, गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है पृथ्वी में, ठीक है ना। जो जल बहुत अधिक गहराई में चला गया गुरुत्वाकर्षण के कारण वो है बच्चों गुरुत्वीय जल। रसायन बंधित, जो केमिकल्स के साथ में कंबाइंड हो गया, रसायनों के साथ में जो काम में आ गया जल कुछ, वो है हमारा रसायन बंधित जल। और केशिकीय जल, ये जो हमारे मृदा कण होते हैं, इन मृदा कणों के बीच का जो ये कैपिलरीज हैं, ये मृदा कण है बेटे, इनकी जो कैपिलरीज हैं बीच में जो केशिकाएं हैं, इनमें जो पाया जाने वाला वाटर है वही हमारा कैपिलरीज वाटर, जिसे हम कह रहे हैं क्या, जिसे हम क्या कह रहे हैं बच्चों, केशिकीय जल। बोलो आगे चले। अब बच्चों सुनिएगा, पादप जो होते हैं वो इसका उपयोग नहीं कर सकते, अपने लिए उपयोग नहीं कर सकते, गुरुत्वीय जल को भी उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि ये पृथ्वी में बहुत अधिक गहराई में चला गया, इसको भी उपयोग नहीं कर सकते अपनी क्रियाओं में। किसका उपयोग कर सकते हैं, केवल केशिकीय जल का उपयोग कर सकते हैं। पादप जो होते हैं केवल किसका उपयोग कर सकते हैं, किसको अपने उपयोग में ले सकते हैं, केवल केशिकीय जल को ही अपने उपयोग में ले सकते हैं। बोलो बेटा यहाँ तक की बात क्लियर है। कौन सा, केशिकीय जल, इसके नीचे लिख लेना, केवल यही उपयोगी, पादपों के लिए केवल यही उपयोगी होता है बेटा, कौन सा, केशिकीय जल होता है। अब देखो इन चारों प्रकार के जलों को मिला करके क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं होलार्ड। ध्यान दो, होलार्ड। तो होलार्ड का मतलब क्या हो गया बच्चों, होलार्ड का मतलब होता है भूमि में कुल जल, भूमि में कुल जल जितना भी वाटर है,
चाहे वो HW है, GW है, CW है, CW है, सारे के सारे जलों को यदि मिला दे तो उसको हम बोलते हैं होलार्ड। तो होलार्ड का मतलब क्या हो गया बच्चों, बोलिए? हाइग्रोस्कोपिक वाटर प्लस सेकंड पर आएंगे ग्रेविटेशनल वाटर प्लस केमिकल बाइंडेड वाटर, और हमारा चौथा कौन सा है, कैपिलरी वाटर। ठीक है, ये होता है हमारा कंप्लीट। इसको क्या बोलते हैं हम, होलार्ड बोलते हैं। होल मतलब संपूर्ण, होलार्ड। ठीक है ना। तो होलार्ड का मतलब होता है भूमि में उपस्थित कुल जल। और इस जल के कितने रूप होते हैं, 4 रूप होते हैं, आर्द्रता ग्राही, गुरुत्वीय, रसायन बंधित और केशिकीय। चलिए नोट करिएगा जल्दी से। हाँ जी, तो बताओ फिर पादप कौन से का उपयोग ले रहे हैं, केवल केशिकीय जल का उपयोग ले सकते हैं, वो अपनी क्रियाओं के लिए। मिट गया भाई दादा, चल तेरे को मिटाना भी ना एक जीवन का सबसे बड़ा मुद्दा है। एक तो लॉकडाउन मुद्दा बन गया, एक तू ही कम मुद्दा नहीं है यार। हाँ भाई साहब, आप मुद्दे नहीं हो, आप तो अच्छे बच्चे हो। चलें आगे, चलिएगा। अब देखेंगे बच्चों, कुछ टर्मिनोलॉजी बता रहा था मैं सबसे पहले आपके लिए। होलार्ड मैंने बता दी है, ठीक है। होलार्ड का मतलब आप लिख लेंगे भूमि में उपस्थित कुल जल। सेकंड देखेंगे मृदा जल धारिता। मृदा जल धारिता इसे हम कहते हैं बच्चों फील्ड कैपेसिटी। मृदा जल धारिता, मृदा जल धारिता का मतलब क्या होता है, फील्ड कैपेसिटी। अब सुनिएगा बच्चों, फील्ड कैपेसिटी का मतलब क्या है कि हमारी जो मृदा है ना, मैंने अभी आपको 4 प्रकार के जल बताए थे, ठीक है ना। अब दोबारा से उनके नाम नहीं बताऊंगा। मृदा जो होती है वो गुरुत्वीय जल के अलावा सभी प्रकार के जल को क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है, अपने अंदर धारण कर सकती है। गुरुत्वीय जल को धारण क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि गुरुत्वीय जल तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बहुत अंदर गहराई में चला गया। ठीक है, तो मैं लिखता हूं मृदा गुरुत्वीय जल ग्रेविटेशनल वाटर के अलावा सभी प्रकार के जल को अपने अंदर धारण कर सकती है। इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे ही हम कह देते हैं क्या, फील्ड कैपेसिटी। तो फील्ड कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया, गुरुत्वीय जल के अलावा जितने भी जल हैं, क्योंकि गुरुत्वीय जल को तो मृदा ने ग्रहण किया ही नहीं, धारण किया ही नहीं। मृदा जिस जल को धारण कर सकती है अपने अंदर, वही जल क्या कहलाएगा, हमारा फील्ड कैपेसिटी कहलाएगा। फील्ड की कैपेसिटी केवल कौन कौन से वाटर की है, ग्रेविटेशनल वाटर को छोड़ करके सभी वाटर की कैपेसिटी है। क्लियर। चलिए आइएगा और बताता हूं। तो फील्ड कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला बनाते हैं बच्चों। फील्ड कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया, कौन से वाटर को छोड़ दो, केवल गुरुत्वीय को छोड़ दो, तो आर्द्रता ग्राही जल आ गया हमारा, हाइड्रोस्कोपिक वाटर। क्लियर। हाइग्रोस्कोपिक प्लस हमारा कौन सा आ गया, केशिकीय जल आ गया, CW का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ कैपिलरी वाटर। और इसके अलावा हमारा कौन सा आ गया, रसायन बंधित आ गया। इसको मैं CCW लिखूंगा बेटा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों एक जैसे लगते हैं। CCW का मतलब क्या होगा, केमिकली कंबाइंड वाटर। अब बताओ बेटा, गुरुत्वीय जल को हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने लिख रखा है गुरुत्वीय जल के अलावा जो जल है उसी को हम क्या कह रहे हैं, FC कह रहे हैं। या FC का दूसरा फॉर्मूला भी बना सकते हैं हम। फील्ड कैपेसिटी का फॉर्मूला हो गया होलार्ड, यानी कुल जल। और कुल जल में से हम घटा देते हैं बच्चों किसको, ग्रेविटेशनल वाटर को, GW को। ठीक है। अब ग्रेविटेशनल वाटर हमने घटा दिया, होलार्ड में से ग्रेविटेशनल वाटर घटा दिया। अब ग्रेविटेशनल को घटा देंगे तो क्या बचेंगे, ये 3 ही तो बचेंगे।
भाई होलार्ड में 4 प्रकार के वाटर थे, 4 में से GW हमने घटा दिया तो क्या बचे, HW, CW और CCW बचे। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, मृदा जल धारिता कहते हैं। जल्दी से नोट करेंगे इसको। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। हाँ बच्चों, चले अब देखेंगे बच्चों, ये पॉइंट पूछा गया है, मिलानता बिंदु। मिलानता बिंदु विल्टिंग पॉइंट किसको कहते हैं बच्चों? मृदा में जल की न्यूनतम मात्रा को ही हम कहते हैं मिलानता बिंदु। यदि मृदा में इससे कम जल हो जाएगा तो फिर हमारे जो पौधे हैं वो क्या हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। यानी जितना न्यूनतम वाटर चाहिए मृदा में, कि भाई इतना न्यूनतम तो होना ही चाहिए, यदि इससे भी कम यदि वाटर हो गया मृदा में तो फिर जो हमारे पादप हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। जल की वही न्यूनतम मात्रा को क्या कहते हैं हम, मिलानता बिंदु कहते हैं। तो लिखेंगे परिभाषा को, मृदा में उपस्थित जल की न्यूनतम मात्रा, मृदा में उपस्थित जल की न्यूनतम मात्रा क्या कहलाती है जी, मिलानता बिंदु कहलाती है। ठीक है, और इससे कम जल यदि हो गया तो पादप मुरझा जाएंगे। इससे कम जल होने पर पादप क्या होगा, मुरझा जाएगा। इतना तो पानी चाहिए ही चाहिए भाई, इसी को कहते हैं विल्टिंग पॉइंट यानी मिलानता बिंदु। चलिएगा नोट करेंगे। अब देखेंगे बच्चों नेक्स्ट बात, निर्माण के आधार पर मृदा के प्रकार। क्वेश्चन आता है यहाँ से, क्वेश्चन बहुत आता है। निर्माण के आधार पर मृदा, हाँ बच्चों देखिए, निर्माण के आधार पर जो मृदा होती है बच्चों वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है हमारी अपशिष्ट मृदा, अपशिष्ट मृदा, ठीक है, जिसे हम रेजिडुअल कहते हैं, रेजिडुअल सॉइल। ठीक है, और दूसरी होती है बच्चों हमारी परिवहित मृदा। कौन सी होती है बच्चों, परिवहित मृदा, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो अपशिष्ट मृदा और परिवहित मृदा, इन दोनों में अंतर क्या है सुनिएगा बच्चों। अपशिष्ट मृदा का मतलब है जो मृदा अपने मूल स्थान पर रहती है, जहां बनी है वहीं पर रहती है, उसे हम कहते हैं अपशिष्ट मृदा। यानी मूल स्थान पर निर्मित जो मृदा है वो है अपशिष्ट मृदा, कहीं से लाई नहीं गई है वो। अपघटन की प्रक्रिया, निच्छालन की प्रक्रिया, खनिजीकरण की प्रक्रिया, सारी की सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो जब एक ही स्थान पर होती हैं, उस मृदा को हम कहते हैं अपशिष्ट मृदा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं मूल स्थान पर निर्मित मृदा, सारा काम एक ही स्थान पर हुआ, मूल स्थान पर निर्मित मृदा वो होती है हमारी अपशिष्ट मृदा। और परिवहित किसी दूसरे स्थान से लाई गई मृदा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेड नाम से स्पष्ट हो रहा है कि भाई ट्रांसपोर्ट हो गया ये किसी ना किसी माध्यम से बनी, कहीं पर है ये, लेकिन किसी माध्यम के द्वारा ये दूसरी जगह पर पहुंच गई, उसी को हम कहेंगे ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ठीक है, अब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर किन किन माध्यमों से पहुंच सकती है वो देखिएगा। देखो बच्चों, अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा पहुंची तो पहुंचने के क्या क्या माध्यम हो सकते हैं। देखिए, जल द्वारा पहुंच सकती है, वो जल द्वारा ट्रांसपोर्ट हो सकता है उस मृदा का।
जल के अलावा उसका जो ट्रांसपोर्ट है वो वायु द्वारा हो सकता है, हवा द्वारा हो सकता है, एयर द्वारा, ठीक है। इसके अलावा बर्फ द्वारा हो सकता है और गुरुत्व द्वारा। तो मैं आपको बता क्या रहा हूं, ये सुनिए। मैं आपको बता रहा हूं परिवहित मृदा के प्रकार, यानी मृदा किन किन माध्यमों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकती है। बच्चों, यदि जल द्वारा परिवहन हो रहा है मृदा का तो इसको बोलते हैं एल्यूवियल मृदा। एल्यूवियल मृदा, ठीक है। जलोढ़ बोल देते हैं, जलोढ़ हिंदी में, जलोढ़, जल द्वारा वाहित मृदा, जलोढ़ मृदा, ठीक है। सेकंड, हवा द्वारा, हवा द्वारा इओलियन मृदा बेटा, इओलियन मृदा। हवा द्वारा यदि परिवहित हो रही है, हवा द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने वाली मृदा को कहते हैं हम इओलियन मृदा। बर्फ द्वारा ग्लेशियल, ग्लेशियल मृदा, ठीक है। और गुरुत्व द्वारा लाई जाने वाली मृदा को कहते हैं कोलुवियल मृदा, कोलुवियल मृदा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चारों को नोट करेंगे प्यारे बच्चों, वेरी मोस्ट लगा लेना, ठीक है। एल्यूवियल जल द्वारा परिवहित मृदा, इओलियन वायु द्वारा, ग्लेशियल बर्फ द्वारा और कोलुवियल गुरुत्व द्वारा परिवहित मृदा। चलिएगा एक पॉइंट लगा लें। मृदा जल का मापन, उपकरण का नाम लिखो एक, मृदा जल का मापन, टेंजियोमीटर, टेंजियोमीटर। मृदा जल का मापन किससे करते हैं भाई लोगों? टेंजियोमीटर से करते हैं, ठीक है। हाँ, अब मृदा की इतनी बातें चल रही है तो मृदा के बारे में यार एक दो पॉइंट तो और बता दो ना। हाँ, मृदा निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मृदा निर्माण क्रिया, बोलो बोलो क्या बोलते हैं इसको? पेडोजेनेसिस, पेडोजेनेसिस, पेडोजेनेसिस बोलते हैं मृदा निर्माण को। और मृदा अध्ययन, स्टडी ऑफ सॉइल, बोलो बच्चों, पीडोलॉजी, पीडोलॉजी, ठीक है ना। तो ये तीन टर्म बताइए आपको। मृदा जल का मापन करते हैं टेंजियोमीटर से, मृदा निर्माण की क्रिया पीडोजेनेसिस, जेनेसिस शब्द का अर्थ ही निर्माण होता है, पीडोजेनेसिस, और मृदा अध्ययन, मृदा का अध्ययन कहलाता है पीडोलॉजी, पीडोलॉजी मृदा का अध्ययन। चले, नोट कर लिया है सबने, समझ में आ गए हैं? एल्यूवियल, कोलुवियल, मोलुमियल, सोलुमियल, चलो तो मियल मियल सारे हो गए। अब चलो मिट भाई यार, मिट 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 ना यार, मिट ना, मिट मिट। चलिए, हाँ तो बेटा चलते हैं आगे, बात करते हैं। अब हम सॉइल के अंदर हम बातें करते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल, मृदा के प्रकार की बात कर रहे हैं। अभी भी हमने मृदा की बात, प्रकार की बात की, लेकिन किसके आधार पर? निर्माण के आधार पर। अब हम मृदा के प्रकारों की बात कर रहे हैं बच्चों, किसके आधार पर? कणों के आकार के आधार पर, पार्टिकल का साइज क्या है इस आधार पर, पार्टिकल के आकार के आधार पर, कणों के आकार के आधार, ठीक है ना बेटा, लिख लेना इसको पूरा आधार। बच्चों, कणों के आकार के आधार पर जो सॉइल होती है वो 6 प्रकार की होती है। कैसे? मैं यहाँ तो लिखता हूँ सॉइल और यहाँ लिखता हूँ कणों का आकार, साइज ऑफ पार्टिकल, ठीक है। सबसे पहले जो सॉइल है बच्चों हमारी वो है क्ले, सेकंड नंबर पर जो है वो है सिलिट, नंबर 3 फाइन सैंड,
फाइन सैंड। नंबर 4 कोर्ज सैंड, COARAC, कोर्ज सैंड। नंबर 5 पर है बच्चों ग्रेविल या ग्रिट, ठीक है। और नंबर 6 पर है बच्चों हमारी कोर्ज ग्रेविल, कोर्ज ग्रेवल, ठीक है। तो ये हमारे 6 प्रकार हो गए बच्चों। इंग्लिश सबकी लिखी है, हिंदी लिखता हूँ जितनी संभव है। क्ले को बोलते हैं चिकनी मिट्टी, है ना, चिकनी चिकनी है। सिलिट को बोलते हैं गाद, ठीक है। ये सैंड सब जानते हैं, बालू, ठीक है, ठीक है ना। ये फाइन सैंड, ये थोड़ी मोटी बालू होती है, महीन बालू होती है। ग्रेविल कंकड़ ग्रिट, ठीक है। और कोर्ज ग्रेविल, कोर्ज ग्रेविल यानी ग्रेवल से बड़े आकार के कड़े इसमें। अब जब साइज बताऊंगा आप समझते चलोगे बच्चों। क्ले जो होती है इसमें पार्टिकल का जो साइज होता है वो होता है 0.002 mm से कम, 0.002 mm से कम होता है बच्चों। या स्लिट, स्लिट पर तब हम जाएंगे तो पार्टिकल साइज होगा 0.002 से 0.02 mm, 0.002 से 0.02। फाइन सैंड, फाइन सैंड का जो साइज होता है 0.02 से 0.2 mm, फाइन सैंड। कोर्ज सैंड, कोर्ज सैंड का जो साइज होता है बच्चों वो होता है 0.2 से 2 mm। ग्रेविल या ग्रेट, इसका जो साइज होता है वो होता है 2 से 5 mm। और हमारा जो कोर्ज ग्रेविल है जिसमें कणों का आकार सबसे बड़ा होता है, मतलब 5 mm से भी ज़्यादा, 5 mm से ज़्यादा होता है तो उसको हम बोलते हैं कोर्ज ग्रेविल। तो ये है हमारे मृदा के प्रकार कणों के आकार के आधार पर क्ले, स्लेट, फाइन सैंड, कोर्ज सैंड, ग्रेविल या ग्रेट और कोर्ज ग्रेविल, ठीक है। देखो बच्चों, एक मिट्टी आपने और सुनी होगी, उसका नाम नहीं आया है यहाँ। सर हमने ये नाम बहुत सुना है, दोमट मृदा, लोम सॉइल, लोम सॉइल, ठीक है। सर ये कौन सी मृदा है, फिर ये तो यहाँ कहीं आई नहीं बच्चों। ये जो हमारी दोमट मृदा है, लोमी सॉइल जो है, ये हमारी, ये जो तीनों जो हमारी सॉइल हैं कौन कौन सी, क्ले, सिलिट और सैंड। सैंड में फाइन सैंड भी हो सकता है, वो कोर्ज सैंड भी हो सकता है, ठीक है। तो क्ले, सिलिट और सैंड, इन तीनों को मिलाकर के जो बनती है, ये तीनों का मिक्सर जो होता है वो होता है हमारा लोमी सॉइल। तो लोम सॉइल के बारे में मैं लिखता हूं, इसको नोट करिएगा आप जल्दी से। सबने नोट कर लिया है ये, ठीक है। चलिए अब लोमी सॉइल बताता हूं आपको। हाँ जी, लोमी सॉइल जो होती है बच्चों, लोमी सॉइल हमारा क्ले प्लस सिलिट प्लस सैंड, क्ले, सिलिट, सैंड, इन तीनों का जो मिक्सर होता है वो होता है दोमट मृदा, लोमी सॉइल होती है। इसमें क्ले जो होता है बच्चों वो 20% होता है, सिलिट 40% एंड सैंड ऑल्सो 40%। हो गया 100, जोड़ो जोड़ो, ठीक है। हाँ, 20, 40, 60, 40, 100। तो क्ले, लोमी सॉइल में क्ले है हमारा 20%, सिलेट है 40% और सैंड है हमारा 40%। बच्चों लोमी मृदा जो होती है ये सबसे उत्तम मृदा है, सबसे अच्छी मृदा होती है, ये सबसे उत्तम मृदा। फसलों की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी जो मृदा होती है वो होती है बच्चों दोमट मृदा। और दोमट मृदा क्यों सबसे अच्छी होती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है उच्च वायुवन एंड जल धारण क्षमता। ठीक है, इसमें वायु का जो आदान प्रदान होता है वो उच्च होता है और जल धारण क्षमता भी इसकी उच्च होती है। इसलिए हमारी जो सबसे बेस्ट सॉइल होती है वो होती है लोमी सॉइल। कौन सी सॉइल बच्चों? लोमी सॉइल। चलें आगे, पक्की बात। चलिए अब सुनिएगा बेटे, एक दो पॉइंट और सुन लें मृदा के बारे में।
बच्चों पीट मृदा क्या होती है? पीट सॉइल, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, सॉइल कंप्लीट कर दिया है मैंने। पीट सॉइल कौन सी होती है बच्चों? अत्यधिक हुमस युक्त मृदा को बोलते हैं पीट सॉइल। अत्यधिक हुमस युक्त मृदा, अत्यधिक हुमस युक्त मृदा होती है, उसको बोलते हैं पीट सॉइल बेटा। ठीक है ना, 2-4 पॉइंट बता रहा हूं, उनको नोट करते चले। सॉइल कंप्लीट करा दिया है। हाँ जी, और बताइए, नहीं बताओगे? मैंने तो बता दिए ना। हाँ, पहला वेस्ट सॉइल, दोबारा नोट करें, लोम सॉइल। सेकंड पॉइंट पीट सॉइल, नोट करिए, रखा है आपने। अगला अम्लीय मृदा का उपचार, यदि मृदा में अम्लों की मात्रा ज़्यादा हो गई, अम्लता बढ़ गई है, अम्लीय मृदा का उपचार। बताओ क्या मिलाकर करते हैं एग्रीकल्चर वाले बच्चों? चूना जी, चूना मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर किया जाता है। किसका? अम्लीय मृदा का उपचार, क्योंकि क्षारीय प्रकृति का होता है, चूना अम्लीयता को नष्ट कर देगा। नंबर 3 बच्चों, क्षारीय मृदा का उपचार। क्षारीय मृदा का उपचार बताइए, सारे बच्चे बता देंगे। जिप्सम से करते हैं, मतलब CaSO4। हाँ जी, नंबर 4 लिखिए बेटा, बेस्ट पीएच ऑफ सॉइल। मृदा की पीएच कितनी होनी चाहिए? सबसे अच्छी पीएच क्या होती है? बेस्ट पीएच ऑफ सॉइल, हाँ जी, 5.5 to 6.5, 5.5 से 6.5 होती है बेटा मृदा सॉइल। अच्छी तो मृदा होती है, मृदा सॉइल नहीं, मृदा पीएच, सॉइल पीएच। चलिए नंबर 5 पॉइंट, ब्लैक कॉटन सॉइल कहाँ होती है? ब्लैक कॉटन सॉइल, हाँ, ये पाई जाती है महाराष्ट्र में। ब्लैक कॉटन सॉइल प्रेजेंट इन महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये बच्चों हमारी बात हुई है सॉइल की। ठीक है, सॉइल क्या होता है, इसका संगठन क्या है, इसके प्रकार क्या है, कणों के आकार के आधार पर प्रकार क्या है, निर्माण के आधार पर प्रकार क्या है, ये सारी बातें हमने कर ली है सॉइल की। क्लियर है? सब कुछ आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको नोट्स के लिए या क्वेश्चंस की क्विज के लिए आपको बता दिया है कि टेलीग्राम जो है उसको ज्वाइन करें, पाठक एग्रो फाउंडेशन चैनल को ज्वाइन करें। इसकी जो लिंक है, टेलीग्राम की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दे दी गई है, वहाँ जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। बाकी जो चर्चाएं हैं बच्चों हम नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।